स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। फ्रेंड्स, वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ज्ञ। इनमें से संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब हम सभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, बात करें अगर संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन चारों को याद रखिएगा। ये 4 संयुक्त व्यंजन है और ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हिंदी के वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 33 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की अगर आपसे पूछ ली जाए तो फ्रेंड्स स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध किससे है। दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों के माध्यम से किया जाता हो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, की पॉइंट के तहत बात करें अगर अनुनासिक के, तो जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका यानी नाक दोनों के माध्यम से किया जाता हो वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंसना, आँख, ऊँट, मैं, ये सभी अनुनासिक के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखिएगा। अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु और बिंदु भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें आंसर की, तो ऑप्शन ए संधि इसका राइट आंसर रहेगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को दोस्तों संधि कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निह धन आशा। फ्रेंड्स, यह निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर निराशा की, तो निराशा विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो यह की पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दर्प का पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा अहंकार। फ्रेंड्स, दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है। तो राइट आंसर रहेगा सूर्य। फ्रेंड्स, तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। जबकि इसके कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन की बात करें तो जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी तरणी पर तब इसका अर्थ हो जाएगा नाव या नौका। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जब तरणी पर छोटी ई की मात्रा हो तब उसका पर्यायवाची शब्द सूर्य होगा और जब तरणी पर बड़ी ई की मात्रा हो तब उसका अर्थ हो जाएगा नाव या नौका। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। फ्रेंड्स, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है शब्द के आदि में यानी स्टार्टिंग पॉइंट में। तो ऑप्शन ए वाला याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए अगर कि उपसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है, तब याद रखिएगा कि इसका प्रयोग शब्द के पहले किया जाता है। जबकि पूछा जाए अगर आपसे कि प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, तब शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या रहेगा। फ्रेंड्स, पीछे मैंने आप सभी को बताया कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगा हुआ रहता है। तो बताइए प्रख्यात का उपसर्ग क्या रहेगा। ऑप्शन ए प्र इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, प्रख्यात का उपसर्ग याद रखिएगा प्र होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। बात करें दोस्तों की पॉइंट के तहत, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनके नाम याद रखिएगा। ये चार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है। फ्रेंड्स, देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि मजिस्ट्रेट इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विदेशज। मजिस्ट्रेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, विदेशज शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा।
जिसकी गर्दन सुंदर है फ्रेंड्स उसके लिए एक शब्द रहेगा सुग्रीव। तो ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। जिसकी गर्दन सुंदर रहती है उसे सुग्रीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे वाचाल कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द रहेगा वाचाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो राइट आंसर रहेगा 9। अस्थाई भावों की संख्या याद रखिएगा 9 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर पट खुलना का क्या अर्थ है? अंतर पट खुलना का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा। तो ज्ञान प्राप्त करना फ्रेंड्स यह इसका राइट आंसर रहेगा। अंतर पट खुलना याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? दोस्तों खो देना के लिए सही मुहावरा रहेगा हाथ धोना। तो ऑप्शन डी वाला याद रखिएगा। फ्रेंड्स ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं तो आपको याद रखना है। तो खो देना के लिए सही मुहावरा याद रखिएगा हाथ धोना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ है? अत्यधिक कंजूस होना। फ्रेंड्स चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या इसे ही प्रेम कहा जाता है। तो दोनों को ही आप याद रखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चौपाई। तो इसे आप याद रखिएगा। सममात्रिक छंद का उदाहरण चौपाई है। आइए हम सभी चौपाई या सममात्रिक छंद के बारे में जानते हैं। दोस्तों सममात्रिक छंद के सभी पदों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उन्हें ही हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका ये सभी सममात्रिक छंद हैं क्योंकि इनमें मात्राओं की संख्या समान यानी बराबर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वे छंद क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें कहते हैं दोहा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उन्हें हम दोहा कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? फ्रेंड्स शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से उपमा शब्दालंकार नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला याद रखिएगा। बात करें शब्दालंकार की तो फ्रेंड्स ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो श्लेष अलंकार यानी इसका अर्थ होगा चिपका हुआ, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार ये सभी शब्दालंकार के प्रकार हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स रहेगा रूपक। इसे आप याद रखिएगा। चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार रूपक होगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को यानी प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा काल जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना है उनके अनुसार वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए वाला इसका याद रखिएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। नेक्स्ट है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? दोस्तों जन्मेजय का नाग यज्ञ जय शंकर प्रसाद जी की कृति है। यह कृति यानी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किताब जय शंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट है, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बताइएगा दोस्तों, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी ने दोस्तों इस पंक्ति की रचना की है। ऑप्शन ए वाला याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदी का आदि कवि दोस्तों स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें दिनकर जी की तो ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर को वीर रस का कवि माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन बी वाला फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। फ्रेंड्स बताइएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस प्रदेश से है? तो इनका संबंध दोस्तों बिहार से रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है पूस की रात, यह जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स पूस की रात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें इसके लेखक यानी रचनाकार की तो प्रेमचंद्र जी की यह कृति है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर रहेगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत रचना के रचयिता फ्रेंड्स कौन है? तो दोस्तों इस रचना के रचनाकार सूरदास जी हैं। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स बात करें अगर इसके राइट आंसर की तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। तो ऑप्शन बी वाला इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, संचारी भावों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स संचारी भावों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 33 है। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन डी दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र में व्यभिचारी भाव का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। बात करें दोस्तों की पॉइंट के तहत तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी की रचना है इसके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से रस हैं? तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। तो 8 रसों की संख्या है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? दोस्तों शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसका याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में है? वह दंड के योग्य है। फ्रेंड्स इनमें से यह वाक्य शुद्ध रहेगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका याद रखिएगा। वह दंड के योग्य है। फ्रेंड्स इनमें से यह वाक्य शुद्ध है। दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स आपके लिए 4 ऑप्शंस है, इनमें से देख के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा रहेगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें हिंदी आता हो। तो दोस्तों अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा।